गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हम जैव भूगोल में जैव भूगोल के विषय क्षेत्र या जैव भूगोल के अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें किन किन तत्वों का अध्ययन इस सब्जेक्ट में करना होता है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स दिए उसमें हमने लास्ट लिया था पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, और ये देखा था कि जीव किस प्रकार से त्रिस्तरीय संघर्ष में क्या था, पहला अपनी जाति से, दूसरा दूसरी जातियों से और तीसरा प्राकृतिक परिस्थितियों से। इन तीनों प्रकार के संघर्षों से गुजरकर ये जो हमारा जितने भी जीव और वनस्पति होते हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, और उनका अध्ययन करना जैव भूगोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है जैव विविधता और पर्यावरण संघर्ष का अध्ययन। सबसे पहले हमें इनका शाब्दिक मीनिंग देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, क्या है बायोडाइवर्सिटी। देखिए, हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें सघनता पाई जाती है, जीवों की सघनता, वनस्पति की सघनता, और ये जो जितनी ज़्यादा सघनता होगी वो वातावरण या वो पारिस्थितिक तंत्र उतना ही रिच माना जाएगा। तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जीवों और वनस्पतियों की जो सघनता होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में इनकी एक नियंत्रित मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें जो हमारा पर्यावरणीय संतुलन है उसके लिए सभी दैविक तत्वों को संरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक अच्छा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है जिसमें जैव विविधता बैलेंस्ड फॉर्म में हो और साथ ही साथ हम उनको संरक्षित करें, मतलब वहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से जैव विविधता हो और उसका संरक्षण बना रहे। उसका संरक्षण बना रहने से क्या होगा कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हम मेंटेन रख सकते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए जैव विविधता आदर्श चीज़ है, परंतु साथ ही साथ हमें इन सभी जैविक तत्वों को निरंतर संरक्षित भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको संरक्षित करके चलेंगे तभी ये जैव विविधता जो है ये बनी रहेगी। अदरवाइज इसके डिस्टर्ब होने, असंतुलित होने का खतरा सदैव ही बना रहता है। तो इन जैविक तत्वों का संरक्षण जो है ये अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा, इसके लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की चेतना को जगाना होगा। देखिए, हम एक बहुत लंबा विकास का दौर पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं। एक वो अवस्था थी जब आदमी जंगल में रहा करता था, शिकार करके पेट भरा करता था, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं थी और उसके बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप भी नहीं थे। परंतु जब उसने विकास करना प्रारंभ किया, नई नई चीज़ों की खोज की, उनका वो प्रयोग करने लगा, नित्य ही उसको नई नई चीज़ों का स्वाद चखने को मिलता था, उसको नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में जब पता लगता था तो उसने बहुत अंधाधुंध तरीके से सभी चीज़ों का, सभी संसाधनों का उपभोग करना शुरू कर दिया, और उस उपभोग करने में वो ये भूल गया कि वो किस प्रकार से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की जो प्रक्रिया है वो एक सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली चीज़ रह गई है। क्यों रह गई है? क्योंकि हम जिस प्रकार का विकास कर रहे हैं उसमें ये वो सतत विकास नहीं है जिसमें हम पर्यावरण को संरक्षित रखकर विकास कर रहे थे। हमने अपनी इस विकास की दौड़ में पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया, और उसका नुकसान आज हम बहुत बड़ी मात्रा में भुगत रहे हैं। आप अगर पिछले 10 वर्षों में जलवायु के परिवर्तनों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। ग्लेशियर्स की स्थिति देखिए, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने का जो प्रोसेस चल रहा है, वर्षा की अनियमितताएं हैं, मौसम की अनियमितताएं हैं, ये किस कारण से हुई? क्योंकि हमने क्या किया कि
ये जैव विविधता की, पर्यावरण की रक्षा नहीं की, इनको संरक्षित नहीं किया, अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया, उसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले समय में क्या हाल होगा, ऐसा भी माना जाता है कि वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी, ऐसा भी माना जा रहा है कि मानसून डिस्टर्ब होंगे, ऐसा भी माना जा रहा है कि जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है वहाँ वर्षा की मात्रा अत्यंत अल्प हो जाएगी। तो ये सारी सिचुएशंस सोच के ही हमें खौफ आता है कि अगर इस प्रकार की स्थितियाँ हो गई तो कितने बड़े संकट हमारे सामने आ जाएंगे। हम इस प्रकार के हालात तक कैसे पहुँचे, क्यों पहुँचे? क्योंकि हमने पर्यावरण को संरक्षित नहीं किया, जन चेतना नहीं चलाई, आम आदमी ने बहुत ज़्यादा स्वार्थपूर्ण तरीके से संसाधनों का प्रयोग किया। आज अगर हमें बिजली फ्री मिलती है, सस्ती मिलती है, तो हम अपने घर की लाइट बंद करने की कोशिश कभी नहीं करते। पानी अगर हमें बहुत कम कॉस्ट में या फ्री मिल रहा है तो हम कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमें पानी बचाना है, क्योंकि हम उसको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। हम उस नज़रिए से देख रहे हैं कि हमें पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और हमारी इसी आदत की वजह से हम इस पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर पाए, और इसके हमें जो आगे आने वाली जनरेशन्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जैव भूगोल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की रक्षा करना और पर्यावरण का संरक्षण करना, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण होगा तभी मानव, ये जो पृथ्वी है ये मानव के रहने के अनुकूल बनी रहेगी। अगर इसने एडवर्स बिहेवियर करना शुरू कर दिया तो मानव जाति पे एक अलग तरह का संकट आ जाएगा। तो जैव भूगोल के विशेष क्षेत्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जैव विविधता का अध्ययन करना और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करना। और आप ये देखिए कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, इस पे हमने ऑक्सीजन पे जितनी बात की शायद कभी नहीं की होगी। कभी हमारा ये नज़रिया नहीं रहा कि यह ऑक्सीजन की कमी इस प्रकार से हो सकती है और उससे कितने हज़ारों लाखों आदमियों की मृत्यु हो सकती है। अब हमें एक इस प्रकार की थॉट प्रोसेस हमें पैदा करना पड़ेगा, या हमें इस पे विचार करना पड़ेगा कि ये किस प्रकार की परिस्थितियाँ आई, और भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ अगर चलती रहीं तो हम किस प्रकार से इस वातावरण को अपने रहने के उपयुक्त बना पाएंगे, हम इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने में सक्षम होंगे। तो वर्तमान समय को देखते हुए ये पॉइंट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बहुत बात कर रहे हैं, जब हमारे पे संकट आया तब हमें ये याद आया कि अब तक हमने कितने पाप किए हैं इस प्रकृति के अगेंस्ट, कितना नुकसान उसे पहुंचाया है। पर जब उसने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू किया है तब हमें चिंता शुरू हो गई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये नॉट ओनली ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को, हमें इसके अगेंस्ट तो जन जागरण, जन चेतना चलानी चाहिए। आम आदमी को भी एजुकेट करना चाहिए कि वो किस प्रकार से चीज़ों को संरक्षित करे और किस प्रकार से इस प्रकृति को यूज़ में लेते हुए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्राकृतिक संसाधनों को काम में ही नहीं लें, परंतु सतत विकास की प्रक्रिया इस प्रकार की हो कि वो कहीं भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर। फिर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम, कि हमारी ये जो पृथ्वी है इस पर विभिन्न प्रकार के जैविक तंत्र पाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य या हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि उन सभी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के तंत्र हैं, जैविक तंत्र हैं, और उनकी विभिन्नताओं का अध्ययन करना। हमारी पृथ्वी पर जितने भी असंख्य वनस्पति, जीव जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं उनका अध्ययन करना, उनके बिहेवियर का अध्ययन करना, और उससे हमें उनका जो आपस का संबंध है उसके संबंध में अध्ययन करना। अब देखिए, हमारा जो प्राकृतिक या ये जो सारा सिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें बहुत यूनिक चीज़ें हैं। जैसे
आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार से दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते हैं। यही सारी चीज़ें वनस्पति में भी होती है और जीवों में भी होती है। हर पत्ता अपनी तरह से अलग होता है, उसमें हर पत्ते में जिस प्रकार से मानव के फिंगरप्रिंट्स में अंतर पाए जाते हैं तो उनमें भी अंतर पाए जाते हैं। तो ये विभिन्नता हमारे पारिस्थितिक तंत्र का एक गुण है। आप ये देखिए कि कोई भी कलाकार कितनी विभिन्नताएं दे सकता है जितना प्रकृति ने दी है। तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इन विभिन्नताओं का अध्ययन करना। कई विभिन्नताएं हमें ऐसे सिंपल तौर पे नज़र नहीं आती है, पर अगर हम उनका गहन अध्ययन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कितनी ज़्यादा विभिन्नताएं जीवों में पाई जाती हैं। तो इन विभिन्नताओं का हमें अध्ययन करना है। इन विभिन्नताओं का अध्ययन करने का क्या रिजल्ट होगा कि हमें ये जो प्रकृति के विभिन्न गुण हैं उन गुणों के बारे में मालूम चलेगा, और ये जो विभिन्नताएं हैं ये अपने आप में एक बहुत यूनिक फीचर है हमारे जैविक विश्व का। तो इसका अध्ययन हमें इसमें करना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है जिसमें हमने पढ़ा है जैव भूगोल क्या है, उसके अध्ययन के उद्देश्य क्या है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जैव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात हम जैव भूगोल में किन किन तत्वों को पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जैव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।